के घर का भेदी लंका ढाए जो कैप्टन सफदर ने आज किया है पीएमएल-एन के साथ और शरीफ खानदान के साथ, इसको एक्चुअली अगर ये मिसाल किसी चीज के ऊपर सादिक आती है तो वो ये मामला है। आज थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब की भी कुछ पॉलिसी पे एटलीस्ट इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म था, ये थोड़ी सी शायद हटके बात थी, वरना कैप्टन सफदर ने तो एक बड़ा कमाल कर दिया है। इन्होंने सब कुछ सच बता दिया है। यानी अगर जावेद चौधरी के कॉलम के साथ मिलाकर पढ़े तो अब कोई डाउट तो नहीं रह जाना चाहिए हमें। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शायद वो हमसे भी ज्यादा इसाक डार साहब के खिलाफ जो उन्होंने कुछ बातें की हैं बड़ी डैमेजिंग हैं उनके लिए। लेकिन आज आप मुझे बताएं कि हमारे खिलाफ जो ये लोग निकले थे, जो एहतजाज कर रहे थे, जो उनके बड़े बड़े लॉन्ग मार्च क्लेम करते थे, हालांकि पीछे बंदा परिंदा कोई नहीं होता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान। मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हैदर वहीद साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हम देखते हैं प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगी तो और लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन एक जिसको एक मिसाल कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, इस मिसाल के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था, लेकिन जो कैप्टन सफदर ने आज किया है पीएमएल-एन के साथ और शरीफ खानदान के साथ, इसको एक्चुअली अगर ये मिसाल किसी चीज के ऊपर सादिक आती है तो वो ये मामला है। यानी दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। एक, जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का एतराफ जुर्म छाप दिया एक तरह से, और फिर उसके बाद बहुत सारी तौजीहात आना शुरू हो गई और ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली ये नहीं कहना चाह रहे थे, ये कह रहे थे। लेकिन एक जुमला बड़ा वाज़ेह था और कोई भी सहाफ़ी इस नौयत का जुमला सुनने में कभी गलती नहीं कर सकता। जुमला ये था कि इमरान खान वजीर आज़म रहते तो पाकिस्तान ना रहता। ये फैसला जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कैसे किया? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यह कहा कि शौकत तरीन साहब के मुकदमा खत्म करने के लिए इमरान खान साहब ने उनको कहा और उन्होंने जनरल फैज हमीद से कह के मुकदमा खत्म करवा दिए। यानी एक तरफ तो इस बात का क्लेम करते हैं कि हमारा इदारों से कोई हम दबाव नहीं डालते। जनरल बाजवा ने साफ कहा कि सियासत में उनका कोई किरदार नहीं है। जनरल बाजवा ने साफ कहा कि वो किसी फैसले के अंदर शामिल नहीं थे, लेकिन अब इमरान खान की नापसंदीदगी और वो कितने खतरनाक थे इस पे उनका एक मौक़िफ़ आया। फिर ये भी आया कि उन्होंने अपने एक ऑफिसर से कहकर इमरान खान के कहने पर नैब का एक केस ही खत्म करवा दिया। यानी अगर कोई ये कहे कि सलमान शहबाज को हेल्प आउट किया था या नवाज शरीफ को हेल्प आउट किया था या शहबाज शरीफ को हेल्प आउट किया था तो उसमें नहीं मानते, लेकिन वो खुद अपने तौर पे बता रहे हैं एक सहाफ़ी को कि मैंने जनरल फैज से कहकर मुकदमा खत्म करवाया और केस खत्म करवाया एक साबिक वफाकी वजीर का। यानी ये तो वो चीजें हैं जो एक चार्जशीट है, और यही चार्जशीट तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बार बार सामने आती है। बहरहाल एक तो ये है, अब उसकी जो है सफाइयां आ रही हैं, और जनरल बाजवा ने कुछ लोगों से रब्ता करके ये कहा है कि ये मैंने नहीं कहा तो ये मैंने कहा है, और मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोग बड़े बेहतरीन जज हैं और चाहिए हैं। और वो जो हमारा एक सवाल होता था ना अरशद भाई का कि वो कौन था, तो उसका जवाब, वो अरशद भाई की आवाज़ अभी भी कानों में हमारे आती है कि वो कौन था जिसने ये किया, वो कौन था जिसने वो किया। उन्होंने दर्जनों चीज़ें एक लिस्ट में रखी हुई थी कि वो कौन था, तो वो हमें आज हर रोज उसका जवाब मिलता है, बल्कि अब वो खुद बताना शुरू हो गए हैं कि वो कौन था। अब आ जाए कैप्टन सफदर के बयान पे। कैप्टन सफदर के बयान का एक हिस्सा मुझे बड़ा पसंद आया। एक तो वो ये कहते हैं कि लुटे लुटे नहीं बनने चाहिए और पार्टियां लोगों को नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो पार्टियां खरीदने का कारोबार करते हैं वो जरदारी और नवाज शरीफ करते हैं। छांगा मांगा की सियासत नवाज शरीफ ने की। अभी जो ये सिंध हाउस के अंदर हुआ, जो बंदे खरीदे गए, परचेज किए गए, नवाज शरीफ और जरदारी ने किया। पंजाब के अंदर जो मंडियां लगाई हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने के लिए, वो भी नवाज शरीफ ने किया और मरियम नवाज ने किया। मरियम नवाज ये दावा कर रही थी कि हमारे तो मकबूलियत बहुत है तो इसलिए लोग आ रहे हैं। कैप्टन सफदर ने वो भी बयानिया उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा भी जिस बंदे के नाम का वोट लिया उसके साथ खड़े हो जाओ जाके। और अब कैप्टन सफदर उसूली बातें करना शुरू हो गया अचानक। उन्होंने एक बड़े मजे की बात की कैप्टन सफदर ने। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमने ये जो हमारा नारा था ना, वोट को इज्जत दो, ये बड़ा कमाल नारा था और ये बड़ा ठीक नारा था।
लेकिन हमने इस नारे को तब दफन कर दिया था जब हमने जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट डाल दिया था। ये तो लाइन लगा के आए थे सारे के सारे वोट डालने के लिए। वैसे जनरल बाजवा को तकरीरों में बुरा भला कहते थे और फिर लाइन लगाकर आए और आखिर इन सबने वोट डाल दिए थे। वोट डालने की तारीख थी 7 जनवरी 2020। कैप्टन सफदर के बकौल 7 जनवरी 2020 को वोट डालकर बयानिया दफन कर दिया। लेकिन अब मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूं, उसमें आप देखें कि 18 अक्टूबर 2020 को, यानी लगभग 10 महीने के बाद, वही कैप्टन सफदर जिन्होंने 10 महीने पहले इस बयानिए के दफन होने की खबर दी है, वो 10 महीने के बाद क्या कर रहे थे, जरा ये आप देखें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि नाच नाच के उछल उछल के कैप्टन सफदर मज़ार कायद पे 18 अक्टूबर 2020 को वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे थे, जबकि 2019 में वो जनरल बाजवा को वोट डालकर अपने वोट के इज्जत दो के नारे को दफन कर चुके थे। एक्चुअली जो कहना चाह रहे हैं कैप्टन सफदर, ये जो नारा असल में दफन हुआ है वो तब हुआ है जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बना शरीफ खानदान। मरियम नवाज साहिबा ने इस पे रद्द-ए-अमल दिया है मुबैना तौर पे, कुछ जगहों पे इसकी खबरें छपी हैं और खबरें ये बता रही हैं कि उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बयान ना दे। मैं एग्जैक्टली आपको वही पढ़ के सुना देता हूं जो मरियम नवाज साहिबा ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया। कैप्टन सफदर ने और भी बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन पहले जरा मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा वो देखें। उन्होंने सरजनिश कर दी खबर के मुताबिक और उन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है और हदायत की है कि कैप्टन सफदर समेत कोई भी रहनुमा आइंदा पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान ना दे। हर पार्टी रहनुमा कोई भी बयान देते हुए पार्टी पॉलिसी को लाजमी मद्देनजर रखे, यानी वो इस बात को मद्देनजर रखे कि हाउस ऑफ शरीफ को इस वक्त कौन सी पॉलिसी सूट करती है। तो जो पॉलिसी हाउस ऑफ शरीफ को सूट करती है उस पॉलिसी के मुताबिक पार्टी के लोग बयान दें। तो मरियम नवाज ने तंबीह करते हुए कहा कि जो भी पार्टी पॉलिसी से हटकर चलेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखते हैं आज कैप्टन सफदर के खिलाफ क्या एक्शन होगा। और जराये के मुताबिक कैप्टन सफदर को इससे पहले भी पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान देने पर शोकाज नोटिस जारी हो चुका है। मरियम नवाज बतौर चीफ एडवाइजर पार्टी पॉलिसी का बाकायदा हदायतनामा भी जल्द जारी करेंगी। जी, अब हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले हैदर वहीद साहब, आप बताइए कि ये कैप्टन सफदर ने एक्चुअली बम मारा किसको है? देखिए, कैप्टन सफदर जो है वो अमूमन हमने देखा है कि एक इंडिपेंडेंट लाइन लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो अपनी लॉयल्टी नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो है उसमें भी फर्क नहीं आने देते। आज थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब की भी कुछ पॉलिसी पे एटलीस्ट इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म था, ये थोड़ी सी शायद हट के बात थी। वरना अगर आप देखें तो जनरल बाजवा के हवाले से और जनरल फैज हमीद के हवाले से तो सेम पेज के ज़माने में भी वो इस तरह की बातें कर जाते थे अपनी पेशियों के बाद, जो कि तकरीबन कोई नहीं करता था। कैप्टन सफदर इस तरह की बातें कर देते हैं। मैं अली मोहम्मद खान साहब के पास को शिफ्ट करता हूं इस बहस को कि कैप्टन सफदर बेशक ऐसी बातें कर देते हैं, ये ठीक है, लेकिन कैप्टन सफदर की इस वक्त जो उन्होंने बातें की हैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी पहले से ज्यादा है और वो हाउस ऑफ शरीफ के ऊपर डायरेक्टली इल्जामात हैं। तो इससे जो उनकी पार्टी के अंदर बाकी लोग हैं उनको भी जरूरत नहीं मिलेगी कि वो भी अपने दिल की बात करें और खुलकर बात करें, इख्तिलाफ राय कर सकें, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज में तो इख्तिलाफ राय की गुंजाइश ही नहीं है। जी इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, मेरे ख्याल में अल्टीमेटली कैप्टन सफदर साहब ने जो भी बात की है, अल्टीमेटली वो वही लाइन टोक करेंगे जो मियां साहब की जो है वो लाइन है, सिंस ही बिलोंग्स टू द हाउस ऑफ शरीफ। और दूसरी चीज ये है कि इमरान रियाज भाई, आप मुझे ये बताएं, ये मैं जो हमारी जो ये गलतफहमी है, हमें अपनी ये गलतफहमी मेरे ख्याल में दूर करनी चाहिए कि पाकिस्तान में कोई जो सियासी जमातें हैं ये कोई हैं, ये तो पर्सनल फिएफडम्स हैं। 35-40 सालों से ये पीपल पार्टी को देख लें, दूसरी देख लें, एक ले दे की जमात इस्लामी है, हमारी जमात है,
जिसमें वो मिथ या वो कल्चर थोड़ा सा टूटा है, क्योंकि इमरान खान साहब के अपने बच्चे वगैरह रिश्तेदार तो पार्टी के मेन ओहदों पे नहीं है, वो तो एक ओपन जमात है। बाकी तो ये जो जमातें हैं नून या पीपल्स पार्टी, हालांकि पीपल्स पार्टी की इब्तिदा बड़ी ठीक थी, बड़ा एंटी स्टेटस को किस्म के लोग भुट्टो साहब के पास आए थे, लेकिन फिर उसको वही जागीरदारों के हवाले कर दिया गया। मुस्लिम लीग कभी भी एंटी स्टेटस को उस तरह से नहीं रही, हालांकि शुरू में जब पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक थी वो एक दौर था, लेकिन उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान बना है तो ये तो पावरफुल लोगों की ड्राइंग की जमात इसको बना दिया गया। तो इमरान भाई असल में जमातों के अंदर फिर वही होगा जो उसकी लीडरशिप चाहेगी, और अल्टीमेटली कैप्टन सफदर साहब वही करेंगे जो उनको कहा जाएगा। अच्छा, कैप्टन सफदर को जो कहा जा रहा है वो ये कर रहे हैं, तो इससे तो सर फिर इससे तो अदर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे मैं अदर सिद्दीक साहब से भी बात करता हूं इस बारे में। अदर सिद्दीक साहब, ये क्या कैप्टन सफदर के स्टेटमेंट वैसे होते तो ऐसे ही हैं, वो चप्पड़ फाड़ के बोलते हैं जब भी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली वो शरीफ खानदान को स्पेयर कर देते थे, या वो जो अपना बयानिया है उसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इस मर्तबा उन्होंने वो जो बयानिया नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने बड़ी मुश्किल से बनाया था, और इसी बयानिए पे मेरी इत्तला के मुताबिक 5 लोगों को टारगेट करके, और वो कहना शुरू हो गए हैं कि गैंग ऑफ 5, वो अब नाम लेना शुरू हो गए हैं। और ये खबर हमने पहले दी थी कि ये 5 लोगों के खिलाफ इन्होंने लंदन में बैठ के एक बयानिया बनाया है। अब उन 5 लोगों के खिलाफ दोबारा से वोट को इज्जत दो के बयानिए को तड़का लगाना था। कैप्टन सफदर ने वो पूरी हांडी जो है वो गिरा दी, उल्टी कर दी। ये क्या लगता है क्या आपको कि ये जानबूझकर हुआ है, या कैप्टन सफदर ने कोई लाइन क्रॉस की है? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। आप हमें समझना चाहिए इस बात को कि ये तो अब एडमिटेड बात है कि इन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया लगाया, और वो अपने पाँव के नीचे ऐसा रोंदा कि उन्हें खुद समझ नहीं आई ये जो कुछ हुआ, बट इट वाज ऑल प्लान। अब वजह यह है कि अगले इलेक्शन में जाना था, तो वो 4 लोग या 5 लोग पहले प्लानिंग के साथ, आई नो, मुझे पता है इस बात का कि मिफ्ता इस्माइल ने क्यों ये लाइन ली, मुझे पता है कि ये जुबैर क्या ले रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी क्या है, किसी हद तक बातें वो ठीक होंगी और वो बातें सच कह रहे हैं। दूसरी बात समझिएगा कि कैप्टन सफदर ने तो एक बड़ा कमाल कर दिया है, इन्होंने सब कुछ सच बता दिया है। यानी अगर जावेद चौधरी के कॉलम के साथ मिलाकर पढ़ें तो अब कोई डाउट तो नहीं रह जाना चाहिए, हमें तो हर चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यहां क्या कुछ हुआ है। यहां अब जो इमरान खान का बयानिया था साइफर का, इट स्टैंड प्रूव्ड, यानी इसमें मैं नहीं समझता इसमें कोई डाउट रह गया है इस बात को। खास तौर पर अगर आप देखें अब जो लेटेस्ट जो जनरल बाजवा साहब बैठ के, इन्हें चाहिए था आराम से जाकर किसी कोने पे बैठते, कोई उम्रे करते, कोई हज करते। वो तो अब मुझे डॉक्टर अनवर सजाद की 2 बातें बड़ी जबरदस्त पसंद हैं और मैं उनको अक्सर कोट करता हूं। उन्होंने कहा है सफाई निस्फ वाले जुर्म है, सफाई निस्फ वाले जुर्म है, और हाथ से ज्यादा खलूस इंसान को मशकूक बना देता है। सफाइयां किस बात की दे रहे हैं? ये सारे जितने लोग हैं सफाइयां दे रहे हैं, इसका मतलब है सच है और अच्छी बात है, इन्हें तौबा ताइब करनी चाहिए। इनके पास एक बड़ा अच्छा मौका था, और आज मैं समझता हूं बहुत सी जगहों पर यह माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि अगर वो फैसला हो। इमरान खान ने जब असेंबली में तहलील की, हालांकि आप गवाह हैं, हम रात को एक होटल पे हमने रोजे सैरी इकट्ठी की थी और मैंने आपको वक्त से पहले लाइन ऑफ एक्शन सारा दे दिया था कि ये होने जा रहा है। और इमरान खान साहब असेंबली की उस रात को अगर तहलील कर देते तो असेंबली में तो फिर भी तहलील हो जानी थी, लेकिन इमरान खान ने इनके चेहरे नंगे करने थे, इनको दिखाना था कि तुम लोग क्यों। अगर 27 की रात को असेंबली में तहलील हो जाती, 28 को तो वो टेबल हुई थी तहरीक अदम एतमाद, फिर मौका मिला इनको 7 तारीख वाले दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो असेंबली में तहलील करने वाले मामले पे ऑलमोस्ट तकरीबन एक तरह का नजर आ रहा था फैसला यही है। आप इंटरव्यू निकाल के देख लें फारूक एचनाई का, बाकी सब लोगों का, अगर उस वक्त असेंबलियां तहलील होगी होती, यानी तहलील वाले मामले पे कंसेंसस हो गया होता, तो आज मुल्क हालात ना ये देख रहा होता। एक मौका था सियासी जमातों को इकट्ठा होने का और चीज़ों को आगे लेके चलने का। हम छोड़ दें किसी की पार्टी लाइन लेना छोड़ दें, लेकिन जितना नुकसान, अब मैं उससे अगली बात करने लगा हूँ, अगर आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जिंदा होती तो वो तो रो रही होती, उनकी तो रूह वहाँ तड़प रही होगी कि ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, आपको पता है इनमें तो वो रूह है अपना रज़ाउल्लाह की। आज मैंने कोर्ट के अंदर जब बात हुई 90 दिन का, मैंने एक बात की कोर्ट के सामने,
मैं कह रहा ज़ियाउल हक भी 90 दिन के लिए आए थे और 11 साल हुकूमत की। यहां ये जो इलेक्शन आगे लेके जाने वाली बात है, ये 90 दिन के बाद ये 11 साल तक ना चला जाए। बनेगा क्या? यानी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके? यानी सबने जो स्टेटमेंट दिया, इलेक्शन कमीशन का अपना है, आईजी का अपना है, गवर्नमेंट का अपना है, इलेक्शन कमीशन की भी एक वहां पे अपनी आपकी पार्टी का अपना है, तो आपको क्या लगता है कि एनालिसिस क्या है उसका? एक तो बात बड़ी वाज़ेह है, आईजी ने और चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 220 का जो इलेक्शन कमीशन कहेगा वो हम मान लेंगे। आज एक बड़ा जो नया पॉइंट सामने रखा है, आर्टिकल 105 गवर्नर और सदर के हवाले से 105 आर्टिकल में जब आप असेंबली तहलील होनी है तो पहले इलेक्शनों की डेट देनी है, फिर केयर टेकर कैबिनेट आनी है। यहां पर क्या किया, गवर्नर ने आइन तोड़ा है, आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है और हलफ भी तोड़ा है। सिर्फ इस हद तक बातें नहीं है, और मैंने अदालत में साबित किया, मैंने खत लिखे, सदर पाकिस्तान को लिखा, और मैं बाकायदा इसलिए आया कि गवर्नर को रिमूव किया जाए, क्योंकि और ये आपको याद होगा हमजा शरीफ के केस की मैं उस वक्त मेरा एतराज़ात थे, लेकिन जस्टिस जवाद हसन से कमाल फैसला लिखा, नई जरूरत थी कि जब यानी क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं, गवर्नर कह रहा है कि जनाब असेंबली मैंने तहलील की, मैं डेट नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन कह रही है ये काम गवर्नर ने करना है। अब और सेक्शन 57 अगर उठाकर देखें तो वो तो कह रहा है सदर कर सकते हैं। तो यहां ये बात सिर्फ इतनी है, मैं समझता हूं हाईकोर्ट या गवर्नर को कहेगी, या अगर गवर्नर ने जैसे उसमें कहा गया तो हलफ स्पीकर ले, तो गवर्नर नहीं तो सदर पाकिस्तान अनाउंस करे। और इलेक्शन कमीशन आइन के तहत पाबंद है, क्योंकि 54 दिन का स्केड्यूल है, 7 दिन के लिए उन्होंने शेड्यूल देना है, और दिन तो आज यानी कल जो है ना, परसों संडे 90 दिन का जो प्रोसीजर है वो सारा तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। और एक और बड़ी मजेदार बात है, इलेक्शन कमीशन जहां आया तो उन्होंने एक वो कहने लगे कि सेक्शन 69 में लिखा हुआ सिंगल पोल, यानी उनका ये कहना था कि वफाकी नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली के इकट्ठे इलेक्शन हो। मैंने फिर अदालत के सामने पढ़ा कि वो असेंबली डिफाइन है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। यहां का लिखा है कि असेंबली का मतलब नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली है। जब आईने पाकिस्तान में ने लिखा कि इकट्ठे इलेक्शन होने हैं, तो ये कौन होते हैं? ये इलेक्शन कमीशन की वो तशरीह है, वो तौसीयात है। इमरान खान जो इल्जामात इलेक्शन कमीशन पे लगा रहा था, आज कोर्ट के अंदर वो साबित हो रहे थे कि सारे एक पेज पे आने की कोई, इलेक्शन कमीशन एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है, उसका काम है इलेक्शन करवाना, उसका अलावा कोई काम नहीं है। आप मुझे ये बताएं, सिंध में कह रहे थे इलेक्शन नहीं कराने, अब हमने बंदे नहीं देने, पुलिस जब कोर्ट का हुक्म आया तो आपने देखे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए कि नहीं हुए, ये तो रिकॉर्ड पे है। और ये एक बात मैं बता दूं आपको, यहां मामला है डेट देने का, नॉट लेटर देन, लफ्ज लिखा है नॉट लेटर देन, 90 दिन के अंदर डेट देनी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, वो डेट देंगे। और आज अदालत इस पर तकरीबन कन्विंस थी, और गवर्नर के खिलाफ मैं तो रिक्वेस्ट की है कि सख्त एक्शन लेना चाहिए। यानी ये क्या मजाक बना रही है सियासी जमातों के नुमाइंदे, और गवर्नर वैसे भी जो है ना एट द प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो 5 साल के लिए आया, उसको निकालना हो तो उसके लिए इम्पीचमेंट है। तो गवर्नर तो एक समझ लें, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो रवैया इख्तियार किया है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी जमहूरियत में यह स्याह तरीन दौर होगा कि एक 13 सियासी जमातें जो हैं वो बड़ी बुरी तरह पिट चुकी हैं, उनका जमहूरियत का बयानिया, उनका बाकी चीजों का बयानिया कचरा कुंडी में चला गया है। ठीक है, अब मैं हैदर भाई साहब मुझे ये बताएं कि जावेद चौधरी साहब का कॉलम, जावेद चौधरी साहब अक्सर कॉलम लिखते हैं, और उनके बहुत सारे कॉलम मैंने ऐसे पढ़े हैं कि वो किसी बड़ी शख्सियत से बातचीत करते हैं, यानी जावेद इकबाल साहब के हवाले से हों, सानैलों के हवाले से हों, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, वज़ीर आज़म हों, बड़े सियासतदान हों, तो उनके साथ मुलाकातों के बाद जावेद चौधरी साहब के कॉलम आते हैं, और ये सबको पता है। अब जावेद चौधरी साहब के इस कॉलम में क्या इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि जनरल बाजवा कहें कि इमरान खान रहता तो ये मुल्क कायम ना रहता, और जावेद चौधरी साहब ये बहुत बड़ी गलती कर गए हों, और साथ ही में जो है वो जनरल बाजवा ने यह एतराफ़ भी किया हो कि उन्होंने एक वफाकी वजीर का मुकदमा जनरल फैज से यानी अपने DGISI से कहकर ख़त्म करवाया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जावेद चौधरी साहब ने कोई बात लिखी है और इतनी मॉन्यूमेंटल बात लिखी है, इतनी अहम बात लिखी है, तो कुछ रिसर्च करके और कुछ समझ के, और जाहिर है कि उन्होंने सुना होगा और फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ही सुना होगा, अज्यूम तो हम यही करेंगे,
अनलेस आगे से कोई तरदीद आती है, जब तक तो हम यही समझेंगे कि वो जो कह रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। और अगर दुरुस्त फरमा रहे हैं तो यहाँ पे 2-3 नुक्ते हैं जिस पर बहस छिड़ जाएगी। और एक तो यही है कि फिर क्या जनरल बाजवा जो है उन्होंने वाकई फिर क्या इमरान खान को निकाला, और इमरान खान को निकाला तो फिर ये भी जिक्र है इस आर्टिकल में कि बड़ी ताकतें दुनिया की जो है वो खुश नहीं थी खान साहब से। तो फिर ये जो बयानिया जो कि आज मेरा नहीं ख्याल के बहुत ज़्यादा सच समझा जाता है नेसेसरीली साइफर की हद तक, तो शायद इस हद तक के वाकई अगर पावर्स नहीं खुश थी खान साहब से तो कहीं ना कहीं उनका रोल भी हो सकता है उनकी आउस्टर में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब खान साहब जो है उनके नैरेटिव को में प्ले इन करती हैं, जो बातें करते आए हैं उनसे जुड़ती हैं, और खान साहब जो है वो अपना बयानिया जो है वो इससे और ज़्यादा जो है उसको क्रीडेंस और जो है वो दिला सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से खान साहब की जो कामयाबी पिछले हम 8 महीनों में देखें तो वो आई है बाई इलेक्शन से, वो आई है पंजाब हुकूमत वापस लेने से, और फिर पंजाब हुकूमत और पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर पाने से। ये 3 वो चीज़ें हैं कि जो वो कर पाए हैं, जिसने तासुर ये दिया कि जो आम तासुर है कि अगर आपको बूटों से निकाला जाए तो फिर आप एक टर्न स्किप करते हैं, आप डील करते हैं, आप नाक रगड़ते हैं, आपको रोंदा जाता है, आप माफ़ी तलाफी करते हैं, फिर ही वापस आते हैं। यहाँ पे अगर ये 3 चीज़ें हम देखें, बाई इलेक्शंस का मैं पहले बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जिसके नतीजे में उन्होंने पंजाब वापस लिया, वो वाला बाई इलेक्शन, पंजाब को वापस लेना और फिर डिसॉल्व कर पाना असेंबलियों को, 3 ऐसे इकदाम हैं जो कहा जाता है कि शायद पावर्स दैट भी नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन बावजूद इसके हुआ। तो ये जो है कि रेड लाइन वाली जो सियासत है उस पे खान साहब ने जो है वो ये दिखाया कि रेड लाइन कभी कभी मिट भी सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट एक रेड लाइन आज तक तो नहीं मिटी है, और कोई जनरल इलेक्शन मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी उसका नतीजा ऐसा आया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती थी कि ऐसा ना आए। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना ये सारे पस मंजर जो है वो जाके फिट वहीं होगा कि खान साहब जो अब नैरेटिव इस आर्टिकल या बाकी चीज़ों से बिल्ड करेंगे, उन्हें नताइज चाहिए इलेक्शन में, बैलेट उनका रास्ता है, और ये धरना और लॉन्ग मार्च से कुछ भी नहीं होगा, जेल भरो तहरीक से कुछ भी नहीं होगा। ये तो चले एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ तो सियासत में करनी होती हैं और वो कर भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो ज़ाहिर है घर बैठे हुए हैं अभी, और ज़ाहिर उन्हें अदालती पेशियों पे भी नहीं जाना, फिर उनके केसेस का बड़ा मामला है, डिस्क्वालीफाई होने का, उनका जेल जाने का, कि कैंपेनिंग से ही ना महरूम हो जाए। तो ये सारे मामला में अव्वल और आखिर एम जो उनका शुरू से रहा है, और वो है यही कि वो टाइमली जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हासिल करके और इलेक्शंस के थ्रू पावर में वापस आए, जिस तरह से उन्होंने पंजाब हुकूमत वापस की। तो ये नैरेटिव है कि जनरल इलेक्शन में एक्चुअली तो वहां पता चलेगा कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक्चुअली में अगर असल टक्कर होगी तो वो जनरल इलेक्शन में होगी, और एस्टेब्लिशमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड वाकई अच्छा है जनरल इलेक्शन में। लेकिन एक चीज तो मैं नहीं भूलनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट जनरल इलेक्शन से पहले हर उस पार्टी से अच्छे ताल्लुकात बनाती है जिसके बारे में ये परसेप्शन बन जाए और सर्वेज आ जाए कि ये पार्टी इक्तदार में आने वाली है। ये भी एक रियलिटी है। एक ब्रेक लें और वापस आते हुए बात करें। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे बेहतर अपोजिशन तो मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे हैं, और उन्होंने इसहाक डार साहब की जो माशी पॉलिसी है उसके बकिए उधेड़ के रख दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक खबर तो हुकूमत की जानिब से दी गई है कि IMF के साथ मामला तय हो गए, मुकम्मल हो गए, दूसरी जानिब से अभी खामोशी है, और 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे। अभी इन्हीं मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में से इससे कई ज्यादा पैसे खत्म कर दिए हैं। इमरान साहब देखें, बहुत ही एक अफसोस की बात है एज अ पाकिस्तानी, अगर आप सोचें कि हमारा मुल्क 8 से 9 महीने पहले आपकी तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो मरीज थे, और जिस तरह की सूरत हाल थी, लग ही रहा था कि पिछले 35-40 साल में पहली बार पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगा है, और एक माहौल बन रहा था इन्वेस्टमेंट का, और एक ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, एक बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक माहौल ऐसा बन रहा था कि एक इन्वेस्टमेंट की फिजा बन रही थी। और खासकर इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 100 साल में एक बहुत बड़ा मसला आता है, और ये कोरोना
कोविड जो है इस सदी का 100 साल में शायद सबसे बड़ा इशू था, और उसमें पाकिस्तान जो है वाहिद मुल्क था जो कि उस वक्त भी जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, हम स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट दे के हम 3+ की जीडीपी पे मुल्क चला रहे थे। अब अगर आप आज की सूरत हाल देखें तो आज आप देख लें कि IMF के साथ आपकी जो सूरत हाल है, और जो आपने मिफ्ता साहब की भी बात की है, मिफ्ता साहब तो बिल्कुल वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शायद वो हमसे भी ज्यादा इसाक डार साहब के खिलाफ जो उन्होंने कुछ बातें की हैं बड़ी डैमेजिंग हैं उनके लिए। लेकिन आज आप मुझे बताएं कि हमारे खिलाफ जो ये लोग निकले थे, जो एहतजाज कर रहे थे, जो उनके बड़े बड़े लॉन्ग मार्च क्लेम करते थे, हालांकि पीछे बंदा परिंदा कोई नहीं होता था, आज महंगाई की सूरत हाल क्या है? अगर ये इनको डील मिल भी जाती है तो आम आदमी की जिंदगी में क्या रिलीफ है और आगे वे फॉरवर्ड क्या है? किस वजह से हमारा 17 अरब का खजाना जो है फॉरेन एक्सचेंज का आज 2.5-3 पे हम बैठे हुए हैं, इनके पास वे फॉरवर्ड क्या है, इनके पास सोल्यूशन क्या है? और एक जो बहुत अलार्मिंग बात है वो ये है कि जब मुश्किल सूरत हाल हो, लीडरशिप सर झुका के खामोशी से और एक संजीदगी से मामलात को फेस करती है। आपके 85 तक आपके वज़रा पहुंच गए स्पेशल असिस्टेंस में ला के, तो मतलब ये है कि इनकी प्रायोरिटीज ही राइट नहीं है। इसकी ऑप्टिक्स क्या है? जी बिल्कुल, तो इसकी ऑप्टिक्स क्या है आम आदमी के लिए? इसकी ऑप्टिक्स क्या है कि एक तरफ आम आदमी रुल रहा है, तबाह हो रहा है, और दूसरी तरफ आपकी काबीना 85-86 तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था। शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई 15 रुकनी, और उसको ये टास्क दिया कि आप बताएं कि बचत कैसे हो सकती है। कमेटी ने आकर कहा कि अपने काबीना की तादाद जो है मेंबर्स वो आप 30 कर दें, तो इससे आपको बचत होगी, और बाकी लोगों को जो है वो घर भिजवाएं। तो शहबाज शरीफ साहब ने वो कम करने की बजाय मजीद उसके अंदर इजाफा 2 मरतबा कर दिया है। तो अली मोहम्मद खान साहब, एक तो गवर्नमेंट अपने अखराजात कम कर नहीं रही, तरक्याती बजट के अंदर कट लगाने जा रहे हैं, बिजली मजीद महंगी करने जा रहे हैं, गैस मजीद महंगी करने जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर मजीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं। ये सारी चीजें जब होंगी तो गर्मियों में तो लोगों को बिजली भी नहीं दे पाएंगे। तो आपको इंतजार नहीं करना चाहिए उस वक्त का कि ये मुकम्मल तौर पे अपने आप का अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं ये भी हमारे सामने है। देखिए, इस बात पे तो मैं आपको इमरान खान साहब की बात याद दिलाना चाहूंगा जो आज से कई महीने पहले उन्होंने बात की थी कि अगर वक्त पूरा होता है तो हमारी तो पॉपुलैरिटी और ऊपर जाएगी और जीतने का तो हमारा चांस और ज्यादा कवी होगा। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जीत की फिक्र नहीं है, जीत तो हमने 8-9 महीने बाद भी जाना है, और ये आज से 4-5 महीने पहले की आपको बात बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि मुझे मुल्क पाकिस्तान की फिक्र है कि जीत तो हम जाएंगे, लेकिन इस दौरान जो नुकसान होगा मुल्क का, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और वो चीजें आपके सामने आज साबित हो रही है। जिस तरीके से आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन है, तो वो बात बिल्कुल सामने की बात है कि वो तो वक्त ऐसा पहुंच जाएगा कि एक मरीज को अगर आप वेंटिलेटर पे पहुंचा दें और उसके बाद आप किसी के हवाले करें तो काम तो मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन इंशाल्लाह पहले भी किया है, दोबारा भी करेंगे। आपकी बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकली अगर आप सोचें तो ये तो बिल्कुल एक सियासी खुदकुशी करने जा रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल है कि इनके हाथों 5-6 महीने और इसको तबाह होने दिया जाए? जी हैदर वहीद साहब, आपको क्या लगता है कि अगर इंतखाबात 2 सूबों में करने के लिए हुक्म आ जाता है, फैसला आने वाला है, क्योंकि हम ये प्रोग्राम थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या वफाकी हुकूमत या उनके ऊपर ये दबाव आएगा MNAs की तरफ से जी एक साथ ही पूरा इंतखाब करवाया जाए, या आपके ख्याल में सिर्फ 2 सूबों में इंतखाब में जाना पसंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि वफाकी हुकूमत के लिए या सिंध में और बलूचिस्तान में इंतखाबात बाद में हो? देखिए, मुझे तो नहीं कोई शक इसमें कि ये फेडरल गवर्नमेंट नहीं देंगे। अगर ये फैसला आ भी जाता है कि दोनों सूबों में पहले इलेक्शन हो तो एक बहुत बड़ा सेटबैक ज़रूर होगा PML नून के लिए खासकर, और जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक तो होगा। और मैं एक्सपेक्ट भी वैसे यही कर रहा हूँ कि ये फैसला तो ज़रूर आएगा कि आप 90 दिन के अंदर की कोई तारीख दें, क्योंकि अभी कोई मुल्क में ऐसे मामला नहीं है, कोई मफलूज होके नहीं रह गई हुकूमत, कोई अंदरूनी तौर पे जो है कोई सिविल वॉर अल्लाह ना करे नहीं हो रही। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह से कहा जा सकता है कि फंक्शनैलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन की डेट देने का फैसला प्रॉबेबली आएगा और ECP को कहा जाएगा कि इतने दिनों में आप तारीख विदिन 90 डेज की दें। अब वो जब वो तारीख करीब आएगी, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो वो उस वक्त देखा जा सकता है, लेकिन आप आज तो ये नहीं कह सकते कि आइन में जब लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने और आपने तारीख फिलफॉल देनी है, तो आज तो आप तारीख जो देंगे वो 90 दिन के अंदर की ही होगी। बाहर सूरत मेरा नहीं ख्याल किसी भी तरह से
तशरीह जिस तरह भी आप करें, और गुंजाइश जो निकल सकती है वो अभी कम से कम नहीं निकल सकती, और अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात हों कि कभी भी वो गुंजाइश निकालनी पड़े। तो मेरे ख्याल से ये 2 सूबों में इलेक्शन जो हैं वो आईनी तौर पे तो कोई मुझे तरीका नहीं नजर आ रहा कि जिससे ये डिले किए जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो फेडरल गवर्नमेंट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि देखें, अगर फेडरल गवर्नमेंट ना हो तो ये FIA और ये जो इदारे और ये और फलाना जो थोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और सब टैका है, तो आगे खान साहब जो उनको अरेस्ट भी तो होना है ना, उनको डिस्क्वालीफाई भी होना है, तो ये सारे मामला तो नहीं होंगे ना फिर अगर फेडरल गवर्नमेंट साथ उन्होंने दे दी और सारे इलेक्शन साथ करवा लिए, तो ये तो नहीं। तो मेरे ख्याल से तो इनका एम तो यही होगा कि सारे इलेक्शन साथ हों और अब फेडरल गवर्नमेंट के खत्म होने जैसे स्क्रिप्ट जो लिखा गया है वो कहीं आपकी नजर से भी गुजरा है? जी, आप इस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि वो स्क्रिप्ट जो लिखा गया है नाअहली का और गिरफ्तारी का, वो कहीं आपकी नजर से भी गुजरा है? नहीं, देखें, ये तो 2008 ये स्क्रिप्ट तो नया है नहीं ना, ये तो 2018 में हो चुका है। तो ये लगभग वही तरीके तो वही होते हैं, तरीके बदलते तो नहीं हैं। और अब वो हो सकता है कि डीलें भी बदल जाती हैं। देखें, एक डील तो बताया जाता है कि बेनजीर साहिबा और मुशर्रफ साहब की भी थी, लेकिन इट फेल थ्रू बिकॉज हालात बदल गए। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई मामला तय हों तो उसी तरह से हों, लेकिन ये है कि एक पैटर्न तो पहले का बना हुआ है ना, इसमें कोई खुफिया मुझे मालूमात की जरूरत नहीं है। और आगे जाके क्या ये होगा एक्चुअली या नहीं, ये एक अलग बात है। जाहिर है कि एक कीमत है जो अदा करनी पड़ेगी खान साहब अगर इक्तदार में आते हैं, लेकिन एक वो भी कीमत है जो उनको अदा करनी पड़ेगी अगर खान साहब को बाहर रखा जाता है। और खान साहब वो दूसरी वाली कीमत को बढ़ाने के चक्कर में और रोज बढ़ाना चाहते हैं कि वो उनको दिखाएं कि आपके लिए वर्थ इट नहीं है मुझसे लड़ना। वो एक शायर ने कहा था ना सर के कायम एक रवायत देरीना जुल्म की, बाजू बदल गए कभी खंजर बदल गए। कार्रवाई तो वैसी ही हो रही है। अली मोहम्मद खान साहब, अब इमरान खान साहब को बाहर निकलना है और अगर इलेक्शन की डेट मिलती है तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे। आपकी पार्टी के पास ऑलमोस्ट वन मैन शो है और इमरान खान के नाम के ऊपर आपकी पार्टी को वोट पड़ता है, यानी उनको तो अदालतों के साथ बांध दिया जाएगा। कुछ 60 के करीब तो वो कहते हैं मेरे पे मुकदमे हैं, तो फिर आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? और उनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान है अभी है। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि खान साहब ही तहरीक इंसाफ की रियल स्ट्रेंथ हैं और 2013 और 2018 की कैंपेन उन्होंने ही स्पीयर हेड की। लेकिन मेरे ख्याल में जो अवाम में हमारा जो नजरिया है और जो पोलिटिसाइजेशन होनी है और जो लोग इस वक्त एक खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ, तो इंशाल्लाह आई एम वेरी मच होपफुल कि अगर हमारी सेकंड टियर लीडरशिप हम सब ने जाके अगर अपना ड्यूटी की, मुख्तलिफ इलाकों में कंपेन की, तो इंशाल्लाह काम ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह इमरान खान साहब भी उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। जाहिर है वो बीमार भी हैं, उस तरह से 100% फिट भी नहीं है और उनको जान का खतरा भी है और अदालतों का भी इशू है। तो आपका जो सवाल है किसी हद तक दुरुस्त है कि ये इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन को एक जर्ब तो इस पे लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह देखें आपने इमरान भी देखा है कि उस रात किसको पता था कि जिस तरह आधी रात को इमरान खान साहब को निकाला गया, किसको पता था कि अल्लाह इतना करम करेगा और इतना तरीके इंसाफ का बयानिया जो है वो चल पड़ेगा। तो अल्लाह की मदद हर उस शख्स के साथ होती है जो नेक नियति से इस्लाम और मुल्क के लिए कोशिश करता है। आप अपना देख लें, 8 साल पहले आप एक बड़े वेल नोन आदमी थे, वो पहले भी थे, लेकिन जो इज्जत आपको पिछले 8-9 महीनों में मिली है, कभी आपने ख्वाब में सोचा था, कभी मैंने सोचा था जो आखिरी रात अल्लाह ने मेरे से काम लिया, तो ये अल्लाह इसका रास्ता निकाल लेगा। क्योंकि इमरान खान साहब हम लोग सब अपनी बावजूद बेशुमार कमजोरियां गलतियों के जो कर रहे हैं वो मुल्क के लिए कर रहे हैं, और जो इस मुल्क के लिए खड़ा होगा ना दिल से, उसके पीछे अल्लाह का हाथ होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके ख्याल में जनरल बाजवा साहब ने जो जावेद चौधरी साहब से बातें की हैं, ये वो बातें हैं जो इमरान खान साहब बार बार बताते रहे हैं कि भी मेरे बारे में फैसला हो गया था, क्रॉस लग गया था। अब ये बातें सामने आने के बाद आपको शिद्दत के साथ इसका मुतालबा नहीं करना चाहिए कि साइफर वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट में फटाफट इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, रजीम चेंज की? बिल्कुल होनी चाहिए। इसको तो तहरीक इंसाफ से एक अलहदा करें ना इस बात को। देखिए, तहरीक इंसाफ, मैं, आप, इमरान खान साहब, ये अपनी जगह एक चीजें हैं, लेकिन असल चीज क्या है वो ये है साइफर। देखें,
असल चीज ये है कि एक पाकिस्तान, एक न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क, उसमें एक लीडर आता है जो आलमी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है अपना एक आजाद बयानिया देता है, और आलमी एस्टैब्लिशमेंट फिर अपना जो भी उनका चक्करबाजी होती है करके उसकी हुकूमत एक रास्ता बना के उसको अदम एतमाद के जरिए गिराती है और एक रजीम चेंज करती है। और रजीम चेंज के जितने फार्मूले होते हैं जिसमें एंड में जाके आपने लीडरशिप पे अटैक करना होता है, तो अटैक भी हो गया इमरान खान साहब पे, अल्लाह ने इनकी जिंदगी बचाई। तो इसको तो मैं समझता हूँ अदालतों को इस नजर से देखना चाहिए कि पाकिस्तान पे क्या, इमरान रियाज खान साहब मुझे बताएं, क्या ये पाकिस्तान पे एक बैरूनी हमला नहीं है? जब हमने 2 नेशनल सिक्योरिटी कमिटीज ने ये माना कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, तो इंटरफेरेंस क्या है? क्या सिर्फ हवा में जब जहाज आता है और बम गिराता है वो हमला होता है, या जब आप अंदर एक रजीम चेंज करते हैं क्या वो एक मुल्क की सलामती पे एक बहुत बड़ा हमला नहीं होता? जब आप एक इलेक्टेड लोगों को इस तरीके से आप फारिग करते हैं, और आज आप देख लें इसका रिजल्ट, जो इकोनॉमिक हिटमैन करते थे, ये क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ 8-9 महीने पहले क्या हो रहा था? क्या ये सारा आपको नेचुरल लगता है? नहीं, हुकूमत थी ना, तब आप लोगों ने जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। यानी एक पॉलिसी बनी, एक नेशनल पॉलिसी बनी, तमाम जहन बैठे हुकूमत के, और एक कमेटी के अंदर यह फैसला हुआ कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में पाकिस्तान मुजम्मत नहीं करेगा बल्कि गैर जानिबदार रहेगा, और उस वक्त के आर्मी चीफ ने जाकर मुजम्मत कर दी। देखिए, जो मैटर करता है वो मुल्क का वजीर आजम करता है, और मुल्क के वजीर आजम स्टैंड लिया, और उन्होंने जो पाकिस्तान का हकीकी मकाम है वो क्या है? वो यही है कि हमने बड़ी ताकतों से लड़ना नहीं है, लेकिन हम किसी का लैकी, किसी की सैटेलाइट स्टेट नहीं बनना। और ये फिर इमरान खान साहब ने उसकी कीमत भी चुकाई। और एक इमरान साहब, मैं आपकी एक और भी बात बताऊं, ये मैंने कई फोरम्स पे ये बात की है, बल्कि इमरान खान साहब को खुद भी मैंने बराह रास्त पे ये बात की है कि देखें, ये सारी चीजें एक रीजन है कि एब्सोल्युटली नॉट का या आजाद खारजा पॉलिसी का, ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक और भी चीज है। देखें इमरान साहब, और ये वक्त की बात मेरी साबित करेगा इंशाल्लाह, ये लिख लें ये बात, ये आज के रिकॉर्ड पे रख लें, जो सुनने वाले हैं ये बात अपने पास रख लें कि ये मुल्क जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बना है, तो एक बाय डिजाइन इस मुल्क को उस कलमे की बुनियाद पर चलने नहीं दिया गया। आखिर को जब एक शख्स आया इमरान खान साहब की सूरत में, जिसने मदीना की रियासत की बात की, जो हर फोरम पे कहता था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप फॉलो करें, और वेस्ट में जाके हुर्मत रसूल का केस लड़ना शुरू किया, ये चीजें वेस्ट को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होती पाकिस्तान जैसे एक इस्लामी मुल्क से। तो ये एक बहुत बड़ी वजह ये भी है उनको हटाने की, सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट नहीं है, वो एक रीजन है, लेकिन असल मेरे ख्याल में जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, उसका वजीर आजम जब दुनिया में जाके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदनी रियासत और कुरान की बात करता है, तो वेस्ट को ये चीजें काबिल कबूल नहीं है। उनको वो लोग चाहिए जो सर झुका के एक सेकुलर पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। ये मेरी सोच है, इस पर मुझे 100% यकीन है, और सारी गेम ये है कि उनको यही लोग चाहिए जो वेस्ट में जाके कहते हैं कि हम तो बड़े सेकुलर हैं। ये इमरान खान ही है जो तालिबान खान है, ये वो लोग उनको चाहिए। उनको ऐसे स्टेड फास्ट लोग नहीं चाहिए जो आजाद खारजा पॉलिसी, इस्लाम पे मजबूत मौक़िफ़ हो, और एक गुलामाना जहनियत की बजाय एक आजादाना फिजा में पाकिस्तान को लेके जाना चाहते हैं। ऐसे लोग वेस्ट को बदकिस्मती से काबिल कबूल नहीं है। अब तक इतना ही आज का प्रोग्राम जो है उसका इख्तिताम हो रहा है, लेकिन मैं जाते जाते सिर्फ ये बताऊं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने वाकई बहुत मरतबा ऐसी बातें की हैं जो हमने शरीफ खानदान के मुंह से नहीं सुनी, लेकिन इस मरतबा जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं इसमें एक सवाल पैदा हो जाता है कि क्या आप शरीफ खानदान के अंदर से मौजूद हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं और आपको माफ़ी होगी और आपको टिकट भी मिलेगी, लेकिन अगर आप ख़ानदान से बाहर हैं तो आपको इन चीज़ों की बड़ी सज़ा मिलेगी। ये बात जो PMLN के अंदर लोग मौजूद हैं सबको सोचनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत होनी चाहिए, सबको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, और बात जो है वो मंतक और दलील के साथ होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।